आपका पेपर पिछली बार कब था? तुम्हारा दिसंबर में पेपर था ना? हम्म। ये क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी लिखो। इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द मीडियन। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, एडी इज द मीडियन। ठीक है, एडी इज द मीडियन, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। The line from B, the line joining BE, the line joining BE intersects AC at point F. Line joining BE intersects AC at point F. अब ये प्रूव करना है, प्रूव दैट AF is equal to 1/3 of AC. Prove that AF is equal to 1/3 of AC. समझ में आ गया? वैसा ही क्वेश्चन है, वहां पे 1/4 लिखा हुआ है, वो CF है वहां पर, और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है दोनों में, क्लियरिटी हो गई? यहाँ पर E भी मिड पॉइंट था और D भी मिड पॉइंट था, ये थे। यहाँ पर AD का मिड पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है ना, AD एंड BE आर मीडियंस, और यहाँ पर E जो है मिड पॉइंट है AD का, मीडियन का मिड पॉइंट है। क्लियर हो गया? सेम क्वेश्चन लगता है लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर 1/3 है, उस क्वेश्चन में 1/4 था, राइट? तो इसमें कंस्ट्रक्शन होती है, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं बता देती हूँ आपको, उसके बाद आप मुझे बताओगे हम इसे प्रूव कैसे करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम डी, ड्रॉ DG पैरेलल टू BF। ये कंस्ट्रक्शन करनी है। DG जो है वो BF को पैरेलल ड्रॉ कर, ठीक है? अब फोकस करना है मिड पॉइंट्स पर। दो मिड पॉइंट्स गिवन है, कौन से मिड पॉइंट, कौन कौन से गिवन है? एक मिड पॉइंट है E, है ना, और एक मिड पॉइंट है, राइट? अब दोनों मिड पॉइंट्स को देखोगे, या तो कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा, या जिस साइड का मिड पॉइंट है ना उसके साथ ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, राइट? पहले तो अगर मैं डी मिड पॉइंट देखती हूँ, डी किसका मिड पॉइंट है? बीसी का, ठीक है ना? तो बीसी के साथ कोई ये ट्रायंगल ले सकते हैं जिसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? अगर मिड पॉइंट गिवन है तो आपको क्या लगता है कि हम कौन सा रूल यूज करना चाहेंगे इसमें? कौन सा रूल यूज करना बेस्ट रहेगा? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल में वर्क करती है, उसमें एक पैरेलल साइड भी चाहिए, है ना? या तो दो मिड पॉइंट्स गिवन हो, उनसे लाइन ज्वाइन करती हो, या फिर एक मिड पॉइंट और एक लाइन पैरेलल। तो अगर डी मिड पॉइंट है तो आई विल लुक एट पॉइंट डी और देखूंगी कि डीजी पैरेलल चल रही है, और डीजी पैरेलल हमने किसको ड्रॉ की हुई है? बीएफ को। तो डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो बीसी के साथ आई विल ट्राई टू फॉर्म ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स। एक तो बीएससी बनता है या बीएफसी। तो काम कौन सा आएगा, बीएससी या बीएफसी? बीएफसी, क्योंकि इसमें लाइन पैरेलल भी आ जाएगी। तो इन ट्रायंगल बीएफसी। चलो, अब मैंने आपको बता दिया, अब हमें लिखना है इसे। कायशा मुझे बताओ हम लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे अब? हम्म।
अच्छा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हाँ जी। आदित्य तुम बताओ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये ठीक बोला इसने? इसके बाद क्या लिखेंगे? अच्छा वो नहीं पता, बिस्मीत। समझ में आ गया? मिड पॉइंट कहाँ लगती है? जहां दो मिड पॉइंट गिवन हो। यहाँ तुम्हारा सिंगल मिड पॉइंट गिवन है, और अगर पैरेलल लाइन साथ में दी है तो कन्वर्स लगेगा। समझ में आ गया? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हुआ? डी, जी एफ सी। समझ में आ गया ये चीज? इतना क्लियर है ना? और इसका मतलब ये हो जाएगा एफ जी इज इक्वल टू जी सी। क्लियर? ठीक है ना? तो डी मिड पॉइंट का मैंने यूज कर लिया। अब उसको और हम किस तरह से यूज नहीं कर सकते? अब मैं सेकंड केस लूंगी कि कौन सा ट्राइंगल लूं। तो अब मैं फोकस करती हूँ दूसरे मिड पॉइंट पर। शुभी कौन सा मिड पॉइंट दिया हुआ है अब? ई। और ई किसका मिड पॉइंट है? ई किसका मिड पॉइंट है? एडी का। तो एडी के साथ कोशिश करो ट्राइंगल कौन सा बनेगा। एक मिनट, सानवी बताना। एडी के साथ कौन सा, अपने लिए कौन सा वाला ट्राइंगल लोगे? एडी के साथ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एबीडी और एबीसी। एक और बन रहा है, और कौन सा हुआ? एबीसी, एडी नहीं आया उसमें। आपने कहा ट्रायंगल एबीडी, वेल एंड गुड। फिर आपने कहा ट्रायंगल एडीसी, वो भी ठीक लग रहा है। क्या इसके अलावा कोई और ट्रायंगल बन रहा है एडी के साथ? इंसान भी है। समझ में आ गया? अब इन तीनों में, अब यही होती है ज्योमेट्री। जब आपको ज्योमेट्री समझ नहीं आती ना, देन यू टेक पॉसिबिलिटी कि तीन ट्रायंगल बने, इन तीनों में मेरे मेरे काम का कौन सा होगा? जिसमें मुझे मिड पॉइंट दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हो? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। तो एडी, एबीडी में कोई पैरेलल लाइन दी है किसी को? ऐसे ही एडीसी में कोई पैरेलल लाइन है? बच्चे, साइड और पैरेलल लाइन एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप कहो कि एडीसी में मैम ये पैरेलल है, तो किसको है? किसको है? डीजी तो एग्जिस्ट नहीं करती एडीसी में। समझ में आ गया? तो आई विल टेक ट्रायंगल एडीजी। समझ में आ गया? आई विल टेक ट्रायंगल एडीजी। अब इसमें फिर से क्या लिखेंगे? जिससे आप समझ में आया क्या लिखेंगे? एडीजी लिखा तो मेरा रूल क्या है अब लिखने का? नव्या बोलो। यस मैम। नव्या, नव्या का, नव्या ने बोला हाँ, ठीक बोला। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, जो बच्चा ऑनलाइन होता है ना वो ध्यान में भी नहीं होता कि उसको पूछना है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड ई एफ इज पैरेलल टू डीजी, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो वही बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो यहां से कहना है से ए एफ इज इक्वल टू एफ जी। ठीक है? ईश्वी, मैंने अब ये दो चीजें लिखी है, ए एफ इक्वल टू एफ टी, एफ जी इज इक्वल टू जी सी। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे अब? अगर मैंने दो चीज ऐसे लिख दी है, गौतम बताओगे क्या लिखेंगे अब इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप, एडिंग बोथ साइड। कायशा आप बताओगे क्या लिखेंगे अब? ए एफ इक्वल्स टू एफ जी इक्वल्स टू जी सी। विशा? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो आपको ये एफ जी यहाँ पर और ये एफ जी यहाँ पर क्यों सेम नहीं दिख रहा? ठीक है ना? ये बात नहीं है कि मैं आपको इसमें सबसे कह रही हूँ। अगर आपको ये नहीं दिखा है तो वाई आस्क योरसेल्फ कि मुझे क्यों नहीं लिखा कि एफ जी यहाँ पर सेम है। तो आई विल ब्रिंग देम ऑल इन वन स्ट्रेट लाइन एंड से ए एफ जी के इक्वल है, एफ जी कहती है मैं जीसी के इक्वल हूँ। ए एफ कह रही है आई एम इक्वल टू एफ जी, एंड देन जीसी ऑल्सो सेज आई एम इक्वल टू एफ जी, एंड देन दे विल रियलाइज दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर इक्वल। समझ में आ गया? तो देन कैन आई से एसी जो है वो ए एफ प्लस एफ जी और जीसी बनकर आती है।
और तीनों आपस में इक्वल है, तो मुझे ए एफ चाहिए अपने प्रूफ के हिसाब से, तो मैं तीनों को ए एफ से रिप्लेस कर दूंगी। तो ए सी का 1/3 विल बी इक्वल टू ए एफ। समझ में आ गया? लिखो इसको। क्लियर हो गया? मैं जिस तरह से अब आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो सिर्फ इतना है कि हाउ डू आई स्टार्ट। मिड पॉइंट दिया तो मैंने दिमाग में बिठा लिया कि मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी, क्योंकि मैंने वही पढ़ी हुई है। आपने और कुछ मिड पॉइंट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ ट्रायंगल्स में। समझ में आ गया? तो अगर मैंने वही पढ़ा हुआ है तो उसको मैं कैसे यूज करूंगी? या तो दो मिड पॉइंट दिए हो, या एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन। क्लियर हो गया? तो ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है। जब आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आते हो तो मैं देखती हूँ क्या है, कौन सा चैप्टर का लगता है, उसमें क्या पढ़ा है, और उसको मैं इसमें कैसे अमेलगमेट करूँ, उस चीज को मैं यहाँ पर कैसे लेकर आऊँ। समझ में आ गया? दिस इज द अप्रोच। बहुत साल पहले की बात है, somebody asked me, कहता आपने क्वेश्चन तो सॉल्व किया बट व्हाट इज योर अप्रोच। मैं नहीं समझ पाई थी वो मुझसे क्या पूछ रहा है उस टाइम। कहता आपने कहा ये फॉर्मूला लगेगा, पर ये कैसे लगेगा, आपने ये रियलाइज कैसे किया। समझ में आ गया? राइट। तो ये चीज सॉल्व होगी। ये रियलाइज कैसे करते हैं? हम जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या हुआ है, उसके रिगार्डिंग सारे फॉर्मूला दिमाग में आ जाते हैं। राइट। अब स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हो, ए बी सी दिया हो, ए प्लस बी प्लस सी दिया हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम दिया हो, तो मेरे दिमाग में क्या फॉर्मूला आएगा? आपके बुक में क्वेश्चन या फिर आपके पेपर में क्वेश्चन है, आपको ए प्लस बी प्लस सी करके कुछ लिखा हुआ है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करके लिखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में क्या फॉर्मूला घूम जाएगा इस क्वेश्चन को देखकर? ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं घूम गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ। समझ में आई? ये अप्रोच होती है। क्लियर हो गया? राइट। अपने पेपर को, अपने सब्जेक्ट को इस हिसाब से पढ़ना, स्पेशली मैथ्स की अप्रोच क्या है, कैसे पता लगेगा हमें? तो हमें ऐसे पता लगेगा, हम उस चीज को पढ़ेंगे, उसके पॉइंट्स देखेंगे, उसमें वर्ड्स देखेंगे क्या लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8, चलो पढ़ो इसको। सबने क्वेश्चन लिख लिया था? किसी ने कुछ नोट करना है, कुछ रहता है इसका? डन एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ड्रॉ करो फिगर इसकी। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पहले तो मैं ABCD को हाईलाइट कर दूंगी अपने दिमाग में कि ये पैरेललोग्राम। फिर सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मेरे दिमाग में आ जाएगी कि ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल जो भी दिए हुए हैं इसके, हम वो सारी रेलेवेंट चीजें अपने दिमाग में लगा लेंगे। और एक चीज जो भूल जाती हूँ ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मैं उसको भी याद रखूंगी। ठीक है। फिर AB को प्रोड्यूस किया टू साइड E एंड F सच दैट BE, ये चीज BC को इक्वल है, AF AD को इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये लिख लेती हूँ सो दैट ये क्लियर हो। दो सिंबल बना लिए, है ना? आगे नहीं पढ़ा मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ दिया, फिगर ड्रॉ कर ली, इतना ही पढ़ा है मैंने। टू प्रूफ अभी जाए। इतना पढ़ने के बाद गौतम, अगर मुझे कहा गया BC और BE इक्वल है, तो मेरे दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल? कौन सा? इसमें कौन सा ट्रायंगल? आइसोसलेस में बहुत ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कौन सा वाला आप कह रहे हो आइसोसलेस होगा? BCE। समझ में आ गया ना? तो ये मेरा अप्रोच हो गया, मुझे समझ में आया कि जहां दो साइड इक्वल गिवन है, तो कौन से एंगल्स में इक्वल लूंगी अब? BCE और BEC। समझ में आ गया? ये दो एंगल्स हम इक्वल लेंगे। अच्छा, ऐसे ही अब दूसरी साइड भी है, फाइनली कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे अब? चलो ये दोनों इक्वल हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। शो दैट EC एंड FD, ये है EC एंड FD व्हेन प्रोड्यूस मीट एट राइट एंगल। तो यहां से अब मेरा टू प्रूफ स्टार्ट हो गया। पहले तो मेरे दिमाग में अब टू प्रूफ जो क्लियर होना चाहिए वो क्या है, क्या लिखेंगे? टू प्रूफ एंगल FGE लिख दिया इज इक्वल टू 90।
चलो स्टार्ट करो। पहले तो आपने वही दो स्टेप्स लिखने हैं। गिवन लिखो, गिवन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। लिख लिया सबने गिवन? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। BE is equal to BC and AF is equal to AD। फिर आपने टू प्रूव लिखा, एंगल FGE करना है हमें 90 के इक्वल। और प्रूफ का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इन ट्रायंगल, जो मैंने अभी कहा कि मेरे दिमाग में आएगा, मेरे पास लिखने को कुछ तो है ना स्टार्ट करने के लिए। इन ट्रायंगल BEC है ना, DE is equal to BC, therefore angle BCE is equal to angle BEC। और ऐसे ही सिमिलरली एंगल AFB is equal to एंगल AD। तो इन दो चीजों को जो गिवन में लिखे थे मैंने इन्हें यूज कर लिया। इसके बाद और हमें क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम को यूज करना है। अच्छा, अब मुझे पूछा एंगल हुआ है ना, तो इस पैरेललोग्राम की साइड वाली प्रॉपर्टी यूज करो कि एंगल वाली? एंगल वाली, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम की एंगल वाली प्रॉपर्टीज क्या है? दो प्रॉपर्टीज है, दो तीन प्रॉपर्टीज है एंगल वाली। कौन सी है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कौन से एडजेसेंट एंगल्स इक्वल लेंगे इसमें? ऑपोजिट लेंगे। कौन से एडजेसेंट एंगल्स इक्वल लेंगे? ADC एंड BCD। कैन आई टेक DAB एंड CBA? ये दो ले लो, ठीक है। चलो, अब आपने लिया एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री adjacent angles of parallelogram are supplementary। adjacent angles of parallelogram are supplementary, है ना। अब देखो, मैंने यहाँ पे adjacent angles को ले लिया, supplementary 180 भी कर लिया। अब इसको फर्दर कैसे यूज करूंगी इस एंगल का? चलो, अगर मैं इसको ऐसे लेके चलती हूँ, इफ आई टेक दिस एंगल, क्या इसका इन दो एंगल्स के साथ कोई रिलेशनशिप है? एक्सटीरियर एंगल है ना, ठीक है। तो ये एंगल अगर मैंने x और x लिया है तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल अगर y और y लिया तो ये कितना हो जाएगा? नहीं बच्चों, तो एंगल कितने का इक्वल होंगे? वो अपना आइसोसेलेस है, वो अपना आइसोसेलेस है। 60 AD हमने कहा कि ये जो है ये आपस में इक्वल है, ये जो है ये आपस में इक्वल है। हाँ, तो हो गया। चलिए बाद में आते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, ठीक है। साइड्स के इक्वल होने से इंक्लिनेशन नहीं सेम होता। 3 और 4 के साथ आप पैरेललोग्राम भी बना सकते हो, 3 और 4 के साथ आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो। तुम ये कह रहे हो कि 2x और 2y इसका मतलब इक्वल हो गए ना, तो आपने ये कह दिया पैरेललोग्राम नहीं रहा, ये रोम्बस बन गया या फिर रेक्टेंगल बन गया। तो नहीं होगा ना, ऐसा हर बार नहीं होगा। मतलब हर बार आपको ट्रायंगल में एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। समझना क्या? आपने साइड इक्वल की वो बात समझ में आई है, वो मेरे दिमाग में नहीं चीज थी, राइट। आई वुड हैव आर्ग्यूड, बट मैं इसको ना, एक बन सकता है केस, मैं ये नहीं कह रही नहीं बन रहा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? एंगल DAB, ठीक है। तुम अगर इसको कर रहे हो ना देन ओनली ठीक है।
DAB इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180। आपने कहा ये दो आपस में इक्वल है, ये दो आपस में इक्वल है, और क्योंकि ये भी आपस में इक्वल है, तो इससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे इक्वल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बच्चे ये है, अगर ये एक्स और एक्स है, मान लो ये 30 और 30 है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये भी 30 होगा और ये भी 30 है? साइड इक्वल है, उनसे एंगल्स कैसे इक्वल हुए? है ना, वो एक सेम ट्रायंगल में नहीं आ रहे सारे। देख, तो अगर कहता है ये वाला एंगल सेम है और फिर इसके भी एंगल जाके आगे बढ़ रहे हैं, तो मैम उसमें भी तो एंगल यही हुए ना। वो ट्रायंगल डिफरेंट हो गया, वो ट्रायंगल डिफरेंट हो गया। मेजरमेंट सेम के साथ मुझे क्या पता कि इसने जाकर कहाँ पे टच किया है या कैसे वो पैरेलल बन रहा है ना। इसको कितना आगे एक्सटेंड किया है हमने और कितनी इंक्लिनेशन है। सोचना बना करके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपने कहा ये एंगल और ये एंगल सेम है अगर वो रेक्टेंगल, पर अगर वो पैरेललोग्राम है तो इसमें मतलब जनरल केस, स्पेसिफिक केस मतलब जनरल लेकर ही चलो। ठीक है, एंगल सेम नहीं कर सकते, मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसको सेम करने का, कर भी सकते हैं पर कोई लॉजिक नहीं। राइट, तो जो टेक्निकल टीचर रहते हैं वो कहते हैं क्यों एंगल सेम कर लिया, गलत, टू वाई करके। अब इसके बाद, अच्छा ये समझ में आ गया ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ले लिया मैंने, है ना। तो आप लिख लोगे एंगल DAB इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, और लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो अब इसके बाद। तो यहाँ से मेरे पास कम से कम ये तो आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। हाँ, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस y इज 9। बस इतना पहुंचने के बाद अब क्या करेंगे? हाँ, इन ट्राइंगल, अब ये x और y यहाँ पर थे, ये दो, और मुझे यहाँ ट्राइंगल तक, इस एंगल तक पहुंचना है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन ट्राइंगल FGE x प्लस वाई प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या रूल है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस वाई को आपने 90 लिखा है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, प्रूव कर दो, हेंस प्रूव। समझ में आ गया ये? चलो, ये क्लियर हो गया बच्चों सबको? लिख लिया सबने? इन क्वेश्चंस को लिख लेना, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हैं कोई ना कोई एक पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, जो रिकॉर्ड अगर लेके चले स्कूल का आपका, किसी भी स्कूल का, तो कोई ना एक क्वेश्चन पेपर में डाल सकते। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा? तुम्हारे बुक में तुम्हारी वाली मैम ने क्या करवा दी थी, लेकर आए हो बुक? अच्छा एक्स्ट्रा था, कोई लिखा नहीं हुआ था। चलो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ड्रॉ करो, ये बहुत इजी है। O इज द सेंटर, बोलो।
बुक का क्वेश्चन है ना, बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन या आपके 10.5 का क्वेश्चन है कि नहीं, सबको आता है कि नहीं? ये तो आता है ना। ये एंगल 75 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, तो इन दो एंगल्स के साथ ये ट्रायंगल पूरा हो जाता है। एंगल एडीबी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 माइनस 35, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 75 डिग्री आ गया। देन यू हैव एंगल ADB is equal to angle ACB which is equal to 105, है ना? नहीं, which is equal to 75, सॉरी, मैंने उनको दोनों को सम कर दिया, which is equal to 75 because they are angles in same seg। क्लियर है सबको ये? यहाँ तक कोई मुश्किल कुछ नहीं आता हो? आदित्य ये क्वेश्चन आता था? सृष्टि, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। इसमें पता क्या करना है? पहले तो फिगर ड्रॉ करो। फिगर पता कैसे ड्रॉ करना है? सर्कल ड्रॉ करके पहले ACD ये पॉइंट पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है? पहले सर्कल ड्रॉ करके ऐसे ये दो लाइंस ड्रॉ कर लो, ACE एंड DDE, दोनों को इंटरसेक्ट करना, फिर CD और AB आपके पास लाइंस बन जाएंगी। I will draw a bigger figure so it's clear। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा ही है। लव्या, दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ये है A, B, यहाँ C, यहाँ D, दिस इज पॉइंट E, ये दे दिया आपने X, फिर मैंने इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लिया। गलती पता क्या होती है? आप पहले AB या BC जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट में वो ड्रॉ कर लेती हूँ, तो उससे फिर आगे ट्राइंगल वो इंटरसेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? एंड देन दिस पॉइंट इज गिवन एज P, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है Y, और सेंटर देकर एंगल दिया हुआ है O, और यहाँ पे दिया हुआ है Z। प्रूव करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू Z। जितना क्वेश्चन ये आसान है ना, उतना ही टेढ़ा लगता है और उतना ही आसान है। पहली चीज तो एंगल एट द सेंटर दिया हुआ है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या आना चाहिए? कुछ भी अगर मैं फिगर आउट करती हूँ तो आई रिमेम्बर माई सर्कल, सर्कल में सेंटर देखा, सेंटर पे एक एंगल बना हुआ है ना? तो क्या रूल होता है सेंटर पे एंगल का? अगर कोई सेंटर पे एंगल बनाकर तुम्हें सर्कल में दिया जाए तो तुम उसे क्या इन्फर करोगे या क्या सोचोगे कि मैं क्या इसे आगे यूज कर सकता हूँ? रूल बोल दो क्या है? एंगल एट द सेंटर, बड़ा क्रूड जो मैंने आपको सिखाया हुआ, एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। लिखकर मत आना प्लीज, ठीक है? बिकॉज टीचर्स गलत करती है, मार्क्स कट कर लेती है उसके। तो एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है? तो एंगल AOBZ होने से कौन सा वाला एंगल आप 2 टाइम्स लोगे या हाफ लोगे? क्या कौन सा वाला एंगल? पहले तो फिगर आउट करो। ADB समझ में आ गया? एंगल एट द सेंटर इज Z, A और B के साथ ये एंगल बनता है और एक ये एंगल बनता है, तो इसको क्या लिखेंगे? Z/2 Z। सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है, जो सेगमेंट पे एंगल बनेगा वो छोटा है, हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर है ना? एक्स बैठा हुआ है बाहर सर्कल के, Z/2 तुम्हारा सेंटर से एजिस पर आ गया, और एक Y है। Y ना दो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन, दो लाइंस कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो ये दो लाइंस जब आती हैं तो ये एंगल Y है, तो इसके साथ आप कुछ और ले सकते हो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। स्टार्ट करो, पहले लिखो इसको। एंगल AOB is 2 times एंगल ACB is 2 times एंगल ADB, ठीक है? अब लक्ष्य, अगर मुश्किल आई थी ना कि हाफ होगा 2G होगा,
तो आपने ये चीज लिख देनी है अपने पास, ठीक है। इस चीज को याद रखना, कंफ्यूजन आती है, हम उसको 2z लिख देते हैं, कन्वीनियंस से एक होता है, एक माइंड की कंडीशनिंग होती है, 2z देखना आसान है, z/2 देखना मुश्किल है। तो कभी भी ऐसी कंफ्यूजन आए तो यहाँ पर हम लिखेंगे z, तो 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 2 एंगल ADB। तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये एंगल है z/2, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD। क्लियर हो गया इतना सबको? तो z/2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने लिखा एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। ये भी y आ गया, तुम्हारे पास ये एंगल आ गया, ये आ गया, ये वाला एंगल डिस्मीट क्या करेंगे इसका, क्या बन गया ये, लीनियर पेयर, 180 माइनस ऐसे ही त्रिशा, ये वाला एंगल, क्या लिखेंगे इसको गौतम, जैसे हमने पहले लिखा है वैसे ही अब आ जाएगा 180 माइनस z/2। अगर कभी भी मैथ स्पीड अप कर रही हूँ, आपको लगता है आप पीछे हो, तो आप बोल दिया करो क्लास में, या पेस रखा करो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये हम चारों को, कायशा क्या लगता है इन चारों को क्या करना चाहिए, साइक्लिक ना भी ले, क्वाड्रिलेटरल तो है, चार एंगल्स दे रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम विल एड अप टू, चलो, x प्लस 180 माइनस z/2 प्लस y प्लस 180 माइनस z/2। इसका और भी वे था करने का, पर ये मुझे सबसे इजी लगा, 3 स्टेप्स का लगा, 3-4 स्टेप्स का, कि एक तो हम हाफ ले गए एंगल, उससे लीनियर पेयर फॉर्म कर लिया और वर्टिकली ऑपोजिट ले लिया, ठीक है। ये 180 180 और ये 360 कैंसल, है ना। x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, या x प्लस वाई इज इक्वल टू z। थैंक्स टू, ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, 11 क्वेश्चन 11 और 12, 11th और 12th ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ड्रॉ हुई है सर्कल में, डिस्टेंस बिटवीन देम दिया हुआ है। इसके पहले आई वुड वांट कि क्वेश्चन नंबर 13 कर लो, क्वेश्चन 12 बुक का है, क्वेश्चन 13 14 कर लेते हैं, और 15 जो की एक्स्ट्रा है। आई जस्ट वांट टू फिनिश विद दिस वर्कशीट, ताकि कल मैं आपको एमसीक्यूज करवा सकूं। कल 3:30 क्लास है आप सबकी, को आई पोस्ट अ मैसेज इन द ग्रुप, सब आ जाएंगे ना, कोई और स्कूल तो नहीं है, कॉन्वेंट भी आ जाएगा जल्दी, कोई और स्कूल तो नहीं है जो थोड़ा लेट आएगा। इनफैक्ट सैटरडे है तो सारे तो 2:30 तक तो पहुंच जाओगे ना, है ना, 2:30 तक तो स्कूल घर आ जाओगे, 2:30 3 o'clock तक आ जाओगे। एक दिन है, लास्ट के डेट है, प्लीज कम बाय 30, कोई दुआ मत करना कि क्लास कैंसिल हो जाए, ठीक है। हाँ, पिछली बार मैं बीमार हो गई थी, प्लीज इस बार मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 13, जितना टेढ़ा क्वेश्चन लगता है ना उतना इजी है ये। क्या हो गया? Okay. क्यू बार इज अ स्क्वायर, तो आपका स्क्वायर दिया हुआ है, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ कट्स द स्क्वायर एट पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो आपको प्रूव करना है क्यू वाई इज इक्वल टू 2x, यही है, प्रूव दैट
क्यू एक्स हो गया। अच्छा, किसी के पास है कोई इसका? हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ। हाँ तो है ही नहीं। किसमें पैरेलल होती हैं, पार्ट्स इक्वल कैसे होगा? आपने कहा एक साइड है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको टू, एक रिबन लिया 6 का, टू और 4 कट किया। कोई उसको मिड पॉइंट पे 3 और 3 कट के लेकर आ रहा है तो 6 का ही। लेकिन हमने कैसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल या पार्ट्स ऑफ इक्वल लाइंस आर इक्वल? अच्छा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री साइड होती है। चलो, साइड सारी साइड इक्वल आ गई, 90 डिग्री एंगल आ। हाँ, ओ एक्स और ओ वाई को ज्वाइन, ठीक है। ओ एक्स ओ वाई को ज्वाइन करके क्या बनता है ये? ओ क्या है? तो ओ एक्स ओ वाई क्या हो गए? अब कॉन्ग्रुएंसी होगी। भी नहीं होगी, ठीक है ना? आपको ये पता लग गया ओ एक्स और ओ वाई इक्वल है। आपने ये वाई एक्स को ज्वाइन कर दिया, कर सकते हैं? अब हो सकता है वाई एक्स को ज्वाइन किया, एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा है? रेक्टेंगल। राइट एंगल नहीं। अगर ओ एक्स और ओ वाई को ज्वाइन किया, कौन सा ट्राइंगल था? आइसोसलस। आइसोसलस ट्राइंगल का रूल क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना? और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने से ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया? तो ये फिगर ऐसा है कि देखो, दिस इज अ स्क्वायर लाइक दिस। सर्कल जो है वो इन पॉइंट्स पे पास कर रहा था, y और x। मैंने सर्कल ड्रॉ नहीं किया और मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी सर्कल। आपने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। समझ में आ गया? ये O है, आपने कहा ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, राइट? तो ये एंगल जो है x, दिस इज इक्वल टू एंगल y। ये स्ट्रेट लाइन है। ये भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स x एंड x होगा। कौन सा? हम्म, कर लो। वाई आर ओ एक्स पी ओ कैसे करेंगे? 90 एंड 90 रेडियाई। हाँ, ठीक। बिल्कुल ठीक। तो इसमें आ जाएगा मेरे पास, हाँ जी बोलो, ट्रायंगल। बोलो बोलो अक्षर। वाई आर ओ एंड ट्रायंगल एक्स पी ओ। पहला साइड आ जाएगा मेरे पास
OR is equal to OP sides of square. What I was thinking was, मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन के साथ 180 माइनस कर दिया कि अगर ये एंगल्स इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, बट विच वाज स्टिल फ्लॉड रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर ये भी इक्वल करना है ना, तो वो नहीं होगा। चलो anyhow, चलो अब आ जाएगा OR is equal to OP, then you have OY is equal to OX, radii of the same circle, angle YRO is equal to angle XPO, each 90. हाँ, तो triangle YRO is congruent to triangle XPO, और रूल कौन सा लगाया? RHS। दो साइड्स और एक राइट एंगल हो ना, तो राइट एंगल में RHS का रूल लग जाएगा, तो उससे मेरे पास आ जाएगा YR इज इक्वल टू XP। अब इसको कैसे यूज करेंगे हम? यहाँ पर Q था, QR इज इक्वल टू QP, सब्ट्रैक्ट करना है, YR इक्वल टू XP, equals are subtracted from equals, the remainders are equal, subtract 1 and 2। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा QY इज इक्वल टू QS। क्लियर हो गया बच्चे इतना? ठीक है, क्वेश्चन 14 पर आओ। What is the center? BC is equal to OB, BC is equal to OB, prove that x equals to 3y। अब बात वही आ रही है, BC और OB इक्वल है, तो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस बनाएगा? पहले फिगर ड्रॉ करो फटाफट से और लिखो ट्रायंगल BOC इज आइसोसेलेस, एंड हाउ विल यू यूज दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल? तो ट्रायंगल BOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो कौन से एंगल इक्वल आ जाएंगे? एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BCO। तो अगर ये y दिया हुआ है तो एंगल BOC भी कितना हो जाएगा? y। हाँ, OB, हाँ हाँ, तो वो किसके इक्वल होंगे एंगल? ट्रायंगल है ना, आपको ये एंगल पता है ना? अब इन x और y को इकट्ठा करना है। एंगल वाला स्ट्रेट लाइन पर ही एंगल मेरे पास नहीं है। इस एंगल के बारे में बता सकते हो? एंगल ABO बोलेगा नहीं कोई, आला समवन। एंगल ABO ऑल्टरनेट, पैरेलल लाइन नहीं दी हुई इसलिए ABO, और y का कोई लिंक है? ABO and y, this meet ABO and y should be exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles। समझ में आ गया? यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 2y। लिखो एंगल ABO is equal to 2y, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल है BOC का, इज इक्वल टू, मतलब ये ट्रायंगल आपकी रेफरेंस के लिए है कि कौन सा ट्रायंगल का एक्सटीरियर बनाइए, इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? ये लव्या क्लियर है? Yes, अब ma'am. जैसे, हाँ, अब जैसे उसने कहा था, आहिल बोलो क्या बोला था तुमने? OB इक्वल टू OA, है ना? तो अगर OA भी इक्वल है और OB भी इक्वल है तो ये एंगल कितना हो गया? 2y। तो यहाँ पे लिख दोगे ना,
ट्राइंगल AOB इज आइसोसेलेस। मैं आपको शॉर्ट में लिखा रही हूँ, उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेना, और जैसे आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, उसके हिसाब से स्टेप्स को बढ़ा देना। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल OAB इज ऑल्सो इक्वल टू 2y। अब आ जाओ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या एंगल AOB का मेजर निकाल सकते हो? क्या होगा? 4y। एंगल AOB इज 180 माइनस 4y, और मैंने यहाँ पर यूज किया है ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ASP लिख मत देना, वहां पे प्रॉपर लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। चाहे 2 मार्क्स में हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP लिख के आओगे, मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है? अगर क्वेश्चन पेपर में मतलब आपके आंसर शीट में सब कुछ सही होता है ना, तो फिर हम ढूंढते हैं कि नंबर कहाँ काट सकते हैं। तो जहां जिस बच्चे ने ASP लिखा होगा वहां पे नंबर कट जाते हैं। मान लो आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया हुआ है, देन टीचर जानती नहीं आपको बिल्कुल भी, ठीक है, दूसरे सेक्शन से है, तो वो सोचे कि कहाँ से नंबर काटे, तो वो ये चीज देख लेते हैं ASP और उसको उसको बनाकर नंबर कट कर लिया। और इसमें दूसरी टीचर भी कोई आर्ग्यू नहीं कर सकती कि नहीं ऐसे क्यों काट लिया, उसका बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? तो डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। और उसका सबसे बड़ा एक वही होता है कि इसको अवॉइड कैसे करना है, यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो। जितना यहाँ पे यूज करोगे वहां पे जल्दी जल्दी में लिखोगे कि एंगल से प्रॉपर्टी लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, लेंथी पेपर बहुत है। तो आप जब वहां पे प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर लिखते हो तो वहां पर लिखना और आसान हो जाता है। समझ पाएगा? क्योंकि फ्लो बना होता है, ब्रेन का अपना एक कंडीशनिंग होता है लेवल। अब हम क्या करेंगे, एंगल है ना स्ट्रेट लाइन x प्लस 180 माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ, x माइनस 3y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3y। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ना हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया करो, स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है? वो चाहे यूजलेस भी हो, पर एक स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ढूंढना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका लिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हो गया? ये नहीं कि इसकी कॉन्ग्रुएंसी भी आ जाएगी, सिमिलैरिटी भी आ जाएगी, 10th भी आ जाएगी, 11th भी आ जाएगी, ये नहीं है, सिर्फ 9th ही आएगी। क्लियर हो गया? और 8th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़कर आए हो, कुछ और नहीं पढ़कर आए हो। समझ में आ गया? तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में वैसे तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते हैं, पर ज्योमेट्री मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि वो स्टार्ट कहाँ से करना है वो समझ नहीं आता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ABC एंड DEF आर कोलिनियर पॉइंट्स, प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू CF, ये प्रूव करना है मुझे। ठीक है? दो सर्कल्स है, व्हाट आई सी इन दिस फिगर, फटाफट से ड्रॉ करो। दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और E पर। देयर आर टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट B एंड E। तो इस B से लाइन ड्रॉ की AC, इस E से लाइन ड्रॉ की DF, और AD और CF बन गए। मतलब अगर मैं फिगर को ब्रेक करूं तो दो सर्कल्स, उसमें दो क्वाड्रिलेटरल्स, और वो क्वाड्रिलेटरल्स कौन से हैं? सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा हुआ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको सिर्फ इतना स्टार्टिंग पॉइंट देखो, मेरा ये हो गया कि आई सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। कौन से? ABED एंड BEFC, दीज आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज याद करेंगे, और एक और सिखाई थी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब ना फिलहाल सिर्फ इस वाले पे कॉन्सेंट्रेट करना, आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑपोजिट, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है? इसमें लिखूंगी एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CFE, ABE इज इक्वल टू एंगल CFE, ABE इज इक्वल टू एंगल CFE। समझ में आ गया? अगर मैंने इस वाले साइक्लिक को यूज किया है, कौन से वाले को? BEFC को, तो दूसरा भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है? और वो कौन सा होगा बताओगे गौतम? हाँ, ABED को, इसमें कौन सा वाला, यही रूल सेम लगाना है मुझे, तो एंगल E ये लोगे। और कौन सा ले सकते हैं? अगर मैंने इसका लिया तो यही वाला लेते, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं ये वाला लेना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल
CBE is equal to angle ठीक है, क्लियर है इतना? अब इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशनशिप है तानवी? कोई इंटीरियर नहीं, ये वाला और ये वाला, इनमें क्या रिलेशनशिप है आपस में? लीनियर पेयर। एंगल ABE प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। और क्योंकि ABE CFE के इक्वल था तो मैंने ABE की जगह लिख दिया CFE, CBE की जगह लिख दिया ADE, और वो किसके इक्वल हो गया? 180। मतलब ये दो एंगल्स भी सम बनाते हैं 180 का। और इसके बाद हम क्या लिखते हैं? सिंस दे फॉर्म अ पेयर ऑफ को-इंटीरियर, लिखो दे फॉर्म अ पेयर ऑफ co-interior angles, therefore AD is parallel to CA, hence proof। जो चीज आपने ये दो एंगल्स लेकर किया है ना, वो आप ये दो एंगल्स लेकर भी कर सकते हो, पर दोनों को एक सेम फिटिंग में रखो। आपने एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, इनको क्या प्रूव करोगे आप? नहीं, पैरेलल नहीं दिया हुआ ना इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इसके अब दो ही क्वेश्चन रह गए, तो क्वेश्चन नंबर 11 के फिगर ड्रॉ कर लो फटाफट से। Two chords AB and CD, two chords AB and CD of length 5 and 11 are parallel to each other। एक सर्कल ड्रॉ करो, दो पैरेलल कॉर्ड्स, कम से कम फिगर ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करके आना घर से, और कल मैं MCQ करवाऊंगी। टुमारो योर क्लास इज एट 3:30 और MCQs हम स्टार्ट करेंगे उसमें। ठीक है, क्लास में ऐसे MCQ करवाऊंगी, किसी एक बच्चे को बोलूंगी MCQ ये वाला सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। ओरल टेस्ट ही हो रहा है, रिटर्न नहीं करवा रही। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है इसमें हमें? सर्कल, टू कॉर्ड्स 5 एंड 11। तो कौन सी कॉर्ड 5 है, कौन सी कॉर्ड 11 है? 5 वाले को क्या नेम दे दोगे? AB, और 11 वाले को CD। सेंटर कहाँ मार्क करेंगे? इनके सेम साइड पर या ऑपोजिट साइड पर? ऑपोजिट, मतलब अगर मैंने सेंटर यहाँ रखा है तो आर दे ऑन द ऑपोजिट साइड। अगर सेम साइड पे रखना है तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर एंड इफ सेंटर इज हियर, आई हैव मार्क्ड AB हियर। ठीक है, तो CD कहाँ ड्रॉ होगा? इस सेंटर पॉइंट के अप साइड या डाउन साइड? सेम साइड पर है तो अप साइड। ठीक है ना, मतलब सेंटर पर मैं खड़ी हो रही हूँ तो दो एक तरफ देखने से मुझे दोनों कॉर्ड दिख रही हैं, वो होता है सेम साइड। ठीक है, और अगर यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर खड़ा, यहाँ पर मैंने AB को देखा तो CD मुझे नहीं दिख रही, और अगर CD को देखा तो AB नहीं दिखेगी मुझे। दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो स्पेसिफाई किया हुआ नहीं किया होता तो हम दोनों केसेस लेके चलते हैं। They are on the opposite sides of the center. Distance between AB and CD. Now, because they are parallel lines, the distance will be perpendicular distance. यहाँ से perpendicular, यहाँ से perpendicular। AB distance कितना दिया हुआ है? 6। तो distance between हमने ले लिया इसको M और इसको N। Usually यही लेते हैं। ठीक है, find the radius। तो radius कौन सी ड्रॉ करेंगे? CO और AO, क्योंकि मैंने 6 यहाँ लिखा है तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगी, मुझे वो रब नहीं करना है ना। तो मैंने OB को ज्वाइन कर दिया और OD। अच्छा आदित्य, मेरा पहला रूल क्या होगा इसमें? पाइथागोरस। और उसके लिए उससे भी पहले क्या होगा? समझ में आ गया? द ओनली रूल आई यूज हियर इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। जो सर्कल्स का नया रूल है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो दिस इज 5/2, दिस इज ऑल्सो 5/2। OB इज रेडियस, OD इज ऑल्सो रेडियस। ON को x ले लिया और ये कितना हो जाएगा? 6 - 11/2।
वो 11/2 होगा। अगर ओ एन को मैंने x ले लिया तो ये हो जाएगा 6 माइनस x। तो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन। क्लियर हो गया? चलो सॉल्व कर लेना इसको। टुमारो क्लास एट 3:30।